हमारा क्वेश्चन आता है, सभी सजीव किसके बने होते हैं। सभी सजीव, जितने भी सजीव हैं वो किसके बने होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अंगों की, सेकंड है अंग तंत्र की, थर्ड है कोशिकाओं के, फोर्थ है ऊतकों के। देखो ऐसे हम ऑप्शंस को देखें तो सभी ऑप्शन हमारे राइट होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में पूछा है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि जितने भी सजीव होते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं। और ये कौन बताता है, जो कोशिका सिद्धांत हम पढ़ते हैं उस कोशिका सिद्धांत में बाकायदा ये लाइन लिखी हुई है कि जितने भी सजीव इस पृथ्वी पर रहते हैं वो सभी सजीव कोशिकाओं या कोशिकाओं से बने उत्पादों से बने होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र अंत में हमारी बॉडी यानी कि शरीर का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से हम सामान्यतः सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की बात करें तो कोशिका को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, समान उत्पत्ति, समान संरचना, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। तो इस प्रकार की कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान हुई हो, समान उनकी संरचना हो और एक ही प्रकार का वो कार्य करती हो, तो इस प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है अंग, सेकंड है अंग तंत्र, थर्ड है शरीर और फोर्थ है उत्तक। देखो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, यानी कि जितनी भी कोशिकाओं का समूह है जो उत्पत्ति में समान हो, समान कार्य करती हो, समान संरचना हो, उन कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है या उत्तक कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव नहीं है। नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो एक कोशिकीय जीव नहीं है, जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती हो। ऑप्शन फर्स्ट है अमीबा, सेकंड है पैरामीशियम, थर्ड है माइकोप्लाज्मा और फोर्थ है केंचुआ। देखो यहाँ पर अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है और माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी कोशिका है। इससे संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल्स, छोटी कोशिका है। ये हमने कोशिका वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। तो ये तीनों ही तो क्या है, एक कोशिकीय जीव है, लेकिन केंचुआ जो होता है ये एनिलिडा संघ का प्राणी है और ये बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। इस कारण आपको अच्छे से इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो टिश्यू होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। उत्तक या टिश्यू कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना, स्ट्रक्चर, वर्क, कार्य, उत्पत्ति एक समान होती है, उत्तक कहलाता है। यानी कि वह कोशिकाओं का समूह है जिनकी संरचना समान हो, कार्य एक समान करते हो और उत्पत्ति के संबंध की बात करें तो उत्पत्ति भी क्या हो, एक समान हो। तो इस प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना कि एक उत्तक में कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम जाइलम और फ्लोएम पढ़ते हैं, पादप उत्तक की हम बात करें, जाइलम और फ्लोएम पढ़ते हैं, तो जाइलम के अंदर की बात करें तो 4 प्रकार के इसमें कोशिकाओं के समूह मिलते हैं। फ्लोएम में 4 प्रकार की अलग से कोशिकाओं के समूह मिलते हैं। तो इनकी कोशिकाएं अलग अलग संरचना हो सकती है, कार्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो डेफिनेशन होती है इसकी वो इसी प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोशिकाओं का वह समूह है जो कि संरचना में समान हो, कार्य एक समान करते हो, उत्पत्ति में एक समान हो, टिश्यू या उत्तक कहलाता है। अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन देखें तो हो जाएगी, ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कि सिमिलर हो किसमें, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और ओरिजिन में, तो वो क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि एनिमल टिश्यू वर्ड गिवन बाय, यानी कि जंतु उत्तक शब्द वो किसके द्वारा दिया गया था। एक तो सामान्यतः जंतु उत्तक शब्द है,
और एक केवल उत्तक शब्द है। इन दोनों की हम बात कर लेते हैं कि एनिमल टिश्यू वर्ड और जंतु उत्तक शब्द वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये शब्द दिया गया था बाइकट के द्वारा, बाइकट के द्वारा ये शब्द दिया गया था। प्लांट टिश्यू वर्ड गिवन बाई यानी कि पादप उत्तक शब्द वो किसके द्वारा दिया गया, एन ग्रू के द्वारा दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उत्तक शब्द वो किसके द्वारा दिया गया था, बाइकट के द्वारा। जंतु उत्तक शब्द वो बाइकट के द्वारा दिया गया था। प्लांट टिश्यू यानी कि पादप उत्तक शब्द ये किसके द्वारा दिया गया, एन गुरु नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी यानी कि उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी वर्ड गिवन बाय, हिस्टोलॉजी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ये मेयर के द्वारा दिया गया था। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, तो बाइकट को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो जंतु उत्तक शब्द किसके द्वारा दिया गया था, बाइकट के द्वारा। पादप उत्तक शब्द एन गुरु के द्वारा। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द गिवन बाय यानी किसके द्वारा दिया गया था, मेयर के द्वारा दिया गया था। हिस्टोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, तो बाइकट को कहते हैं। तो ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना कि कौन सा शब्द किसके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तक शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर अभी हमने बात की थी बाइकट के द्वारा है वो उत्तक शब्द दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, विलियम हार्वे जिन्होंने रक्त परिसंचरण से संबंधित हैं, और रुडोल्फ विर्चो इन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, बाइकट के द्वारा ही उत्तक शब्द वो दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज। ऑप्शन फर्स्ट है साइटोलॉजी, सेकंड है हिस्टोलॉजी, थर्ड है फाइकोलॉजी, फोर्थ है एंजियोलॉजी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी उत्तकों के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, बाइकट को कहा जाता है। साइटोलॉजी की हमने पिछले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें बात की थी कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। फाइकोलॉजी यानी कि सवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। और एंजियोलॉजी जो होता है ये ब्लड से संबंधित जो हम स्टडी करते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित स्टडी करते हैं, तो उसे हम एंजियोलॉजी कहते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने की उत्तकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से हिस्टोलॉजी के जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्ट हुक, सेकंड है मेंडल, थर्ड है विलियम हार्वे और फोर्थ है बाइकट। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा, बाइकट को हिस्टोलॉजी के पिता कहा जाता है। रॉबर्ट हुक हैं जो कि कोशिका विज्ञान के पिता कहलाते हैं। मेंडल की बात करें तो मेंडल आनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं, आनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। विलियम हार्वे की बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक कहलाते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक कहलाते हैं। तो यहां पर राइट आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है। नीचे ऑप्शंस दे रखी हैं, उनमें से कौन सा है जो जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू का प्रकार नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है एपिथेलियल उत्तक, यानी कि इसे हम उपकला उत्तक भी कहते हैं, हिंदी में उपकला उत्तक कहा जाता है। दूसरा है संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है पेशी उत्तक या मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ है विभज्योतक उत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखो ये तीनों ही जो हैं ये किस प्रकार के हैं, जंतु उत्तक हैं। इसमें एक प्रकार और होता है
तंत्रिका ऊतक की बात करें तो इस प्रकार से 4 प्रकार का ऊतक होता है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। पादप ऊतकों की बात करें तो पादप ऊतक का एक प्रकार है ये विभज्योतक ऊतक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि जो विभज्योतक है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये पादप ऊतक है, न कि जंतु ऊतक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी की बात कर लेते हैं, जिसमें हम एनिमल टिश्यू को समझते हैं कि किस प्रकार से इसे हम डिवाइड करते हैं। एनिमल टिश्यू या पादप ऊतक, सामान्यतः हम बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू या पेशीय ऊतक, नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। तो 4 प्रकार का होता है जो एनिमल टिश्यू होता है, ये 4 प्रकार का होता है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अब देखो इनकी उत्पत्ति की बात करें तो किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है। सामान्यतः जब भ्रूणीय डेवलपमेंट होता है तो उसमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, जन्म लेयर बोल दो या जनन स्तर बोल दो। 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बाहर की ओर होता है एक्टोड्रम और इसके अंदर की ओर होता है मीजोड्रम, और सबसे अंदर की ओर होता है एंडोड्रम। ये 3 जनन स्तर होते हैं जिनसे हमारे पूरे शरीर का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये तीनों ही जनन स्तरों से निर्मित होता है, एक्टोडर्मल, मेजोडर्मल और एंडोडर्मल। तीनों ही जर्म लेयर से इसकी उत्पत्ति होती है, इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, ये मेजोडर्मल से होता है, मेजोडर्म जो लेयर होती है उसके द्वारा इसका निर्माण होता है, विकास होता है। मस्कुलर टिश्यू ये मेजोडर्मल होता है और नर्वस टिश्यू ये एक्टोड्रम से निर्मित होता है, एक्टोड्रम से निर्मित होता है। बाह्य जो जनन स्तर होता है उससे बनता है नर्वस टिश्यू, जबकि उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू ये तीनों जनन स्तर से निर्मित होता है। यहाँ पर हम सभी प्रकार की ऊतकों की संरचना दे रखी है, एक बार इनको समझ लेते हैं। ये देखो कनेक्टिव टिश्यू है, ये इस प्रकार की संरचना होती है इसकी। ये एपिथेलियल टिश्यू है जिसे हम उपकला ऊतक कहते हैं। मस्कुलर टिश्यू जिसे पेशी ऊतक कहते हैं, इस प्रकार की संरचना होती है। नर्वस टिश्यू ये इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें ऐसे धागेनुमा संरचना निकली रहती है और इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। देखो जब हम इन टिश्यू को मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो इनके विषय में एक एक वीडियो के माध्यम से डिटेल से बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जिस समय इन टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे उसी समय इनकी स्ट्रक्चर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल ऊतक यानी कि उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है। सबसे मुख्य कार्य की बात करें तो प्रोटेक्शन, सुरक्षा का कार्य करते हैं, यानी कि हमारे शरीर के चारों ओर जो त्वचा पाई जाती है उस त्वचा का निर्माण है वो इसी एपिथेलियल यानी कि उपकला ऊतक के द्वारा होता है। और हमारे शरीर को कवरिंग करने के साथ में सुरक्षा करने का कार्य भी वो एपिथेलियल ऊतक के द्वारा किया जाता है। कवरिंग, ढकना और सुरक्षा का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। सिक्रेशन का कार्य भी होता है, यानी कि एपिथेलियल उपकला ऊतक है, हमारे शरीर से पसीना वगैरह निकलता है। जो किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उनके शरीर से तेलीय त्वचा हो जाती है, तो तेलीय पदार्थ निकलता है। ये श्रावण की क्रिया भी एपिथेलियल उपकला ऊतक के द्वारा की जाती है। ऑब्जर्वेशन यानी कि हमारी जो आंत होती है उस आंत में जो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, उस सीलिएटेड यानी कि एपिथेलियम ऊतक है वो शोषण का कार्य करता है। जो हमारी छोटी आंत का पार्ट होता है उसमें पाया जाता है माइक्रोविलाई, जिसे हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे सीलिया निकली रहती हैं। वो क्या करती हैं, बहुत सारे पदार्थ को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो अवशोषण का कार्य भी उपकला ऊतक के द्वारा किया जाता है। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन का कार्य भी किया जाता है, जैसे हमारे शरीर से पसीना वगैरह निकलता है, तेलीय पदार्थ निकलता है, तो ये एक्सक्रीशन के अंतर्गत भी आ जाते हैं। डिफ्यूजन यानी कि विसरण का कार्य भी इस एपिथेलियल ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो ये मेन फंक्शन होते हैं एपिथेलियल ऊतक के: सुरक्षा, ढकना, श्रवण, अवशोषण, उत्सर्जन और विसरण। नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू। ये हमने बात कर ली, 4 प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। जो एपिथेलियल ऊतक यानी कि जो उपकला ऊतक होता है ये अगेन निम्न प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं: स्क्वामास एपिथेलियल टिश्यू यानी कि सल्की उपकला ऊतक,
इसकी जो कोशिकाओं की संरचना होती है वो चपटी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसकी चपटी प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है कुबोइडल यानी कि घनाकार टिश्यू या घनाकार ऊतक। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो घनाकार कोशिकाएं होती हैं, घन के आकार की होती हैं इस प्रकार से। कोल्यूमिनर या स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू, स्तंभाकार जो उपकला ऊतक होता है इसकी कोशिकाएं हैं वो लंबी होती हैं, खंबे के जैसे आकार की होती हैं। सीलिएटेड पक्ष्मा भी जो उपकला ऊतक है इसमें क्या होती है, जो सेल्स होती है ये सेल्स होगी इस प्रकार से, और इसके ऊपर ये इस प्रकार से पक्ष्माभ निकले रहते हैं। ग्लैंडुलर या ग्रंथि उपकला ऊतक, तो ये ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो पदार्थ होते हैं उनका सिक्रेशन करती है। तो ये निम्न मुख्य जो प्रकार होते हैं ये 3 प्रकार होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम यानी कि सल्की उपकला ऊतक, कुबोइडल या घनाकार उपकला ऊतक, कोल्यूमिनर या स्तंभाकार उपकला ऊतक। तो इनकी संरचना की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सामान्यतः जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होता है उपकला ऊतक, इसको 2 भागों में बांटते हैं। ये 2 भाग कौन से, एक तो होता है सिंपल यानी कि सामान्य, और एक होता है स्तरित। सामान्य यानी कि सिंपल स्क्वामस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और एक होता है स्तरित यानी कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सामान्य जो होते हैं उनमें केवल एक कोशिकीय स्तर पाया जाता है, यानी कोशिकाएं तो बहुत सारी होती हैं लेकिन जो लेयर होती है वो कोशिकाओं की एक लेयर होती है, एक स्तर हमें देखने को मिलता है। जबकि स्तरित जो होता है इसमें एक से अधिक लेयर पाई जाती है कोशिकाओं की। जैसे यहां पर हम समझ सकते हैं, देखो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू यानी कि सामान्य सल्की उपकला ऊतक है ये, और जिसमें केवल एक कोशिकीय स्तर देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे फर्श पे टाइलें बिछी रहती हैं उसी प्रकार से ये ऊतक है वो पाया जाता है। फिर है नेक्स्ट है सिंपल कुबोइडल टिश्यू। देखो इसमें ये घनाकार कोशिकाएं हैं, घन के आकार की कोशिकाएं हैं, और ये सिंगल लेयर्ड होती हैं यानी कि एक कोशिकीय स्तर है वो देखने को मिलता है। और इसके बाद में सिंपल कोल्यूमिनर, ये देखो लंबी कोशिकाएं होती हैं, हमने बात की थी स्तंभाकार कोशिकाएं लंबी होती हैं लेकिन केवल एक कोशिकीय स्तर में देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये तीनों ही किस प्रकार की हैं, सामान्य या सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हैं, सिंपल स्क्वामस, सिंपल कुबोइडल और सिंपल कोल्यूमिनर। इसके बाद में देखो स्ट्रेटिफाइड की बात करें, स्ट्रेटिफाइड या स्तरित जो उपकला ऊतक होता है इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 6 यानी कि 6 लेयर्ड कोशिकीय स्तर होता है, यानी कि 6 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। एक से अधिक कोशिकाओं का लेयर यानी कि स्तर पाया जाता है, यानी एक के ऊपर एक इस प्रकार से कोशिकाएं व्यवस्थित रहती हैं और बहुत सारी लेयर है इसमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में देखो ये तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस स्तरित सल्की उपकला ऊतक हो गया जिसमें बहुत सारी लेयर देखने को मिल रही है। ये है स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल यानी कि घनाकार स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्तरित घनाकार उपकला ऊतक, जिसमें आप देख सकते हैं 2 लेयर देखने को मिलती है। ये कंप्लीटली 2 नहीं होती है, एक से अधिक होती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी, इस प्रकार से। लेकिन ये ध्यान में रखना, जब एक कोशिकीय स्तर मिले तो वो सामान्य हो जाएगा, एक से अधिक मिले तो वो स्तरित या स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। ये स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल टिश्यू की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और ये है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर। देखो इसमें देखने पर तो हमें इस प्रकार से लगता है कि बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित हैं, बहुत सारी कोशिकाओं की लेयर उपस्थित है, लेकिन ये कोशिका एक ही होती है। इसकी लंबाई हमें बढ़ जाती है, इस कारण कोशिकाओं की लंबी आकृति होने के कारण हमें इस प्रकार से लगता है देखने पर कि बहुत सारी कोशिकाओं की लेयर हमें एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रूप से देखने को मिलती है। इस कारण से स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर टिश्यू भी इसे हम कहते हैं। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, देखने पर हमें झूठा सा प्रतीत होता है इसे, लेकिन सामान्यतः हम बात करें तो होती ये झूठी है। कहने का मतलब ये बाहर से हम देखते हैं तो बहुत सारी कोशिकाओं की लेयर हमें देखने को मिलती है, लेकिन रियल में हम इसे देखें तो ये
एक ही कोशिका होती है जिसकी लंबाई बढ़ जाती है, इस कारण हमें बहुत सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करते हुए दिखाई देती है। ये ट्रांजिशनल की बात करें तो इसमें मिक्स मिलती है, नीचे आपको स्तंभाकार कोशिकाएं और फिर ये ऊपर की ओर कुबोइडल सेल्स होगी। तो इस प्रकार से जो एनिमल टिश्यू के अंतर्गत जो उपकला उत्तक आते हैं ये निम्न प्रकार की होती हैं, जिसके अभी हमने यहाँ पर बात की, और ये शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर इसे हम समझ सकते हैं। सिंपल स्क्वामास एपिथेलियम टिश्यू की बात करें, देखो फर्श पे जिस प्रकार से टाइलें बिछी रहती हैं उसी प्रकार से यहाँ पर ये सेल्स व्यवस्थित होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये देखो ग्रीन कलर में आपको जो नजर आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि इसमें बेसल लेमिला बेसल मेम्ब्रेन पाई जाती है, आधारीय झिल्ली पाई जाती है इसमें। और किसी भी टिश्यू में आगे आप देखेंगे तो उसमें देखने को नहीं मिलेगी। केवल जो उपकला उत्तक होता है इसमें आधारीय झिल्ली पाई जाती है। तो ये आप देखो इसको, इसके नीचे भी देखो ग्रीन कलर में, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर इन सभी के नीचे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में जो बेस मेम्ब्रेन होती है, आधारीय झिल्ली होती है, वो पाई जाती है। तो ये एक यूनिक फीचर है, इसका आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसमें आधारीय झिल्ली पाई जाती है, तो केवल उपकला उत्तक जो होते हैं इनमें आधारीय झिल्ली देखने को मिलती है। ये हो गया सिंपल स्क्वामास एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल कुबोइडल की बात करें तो यहाँ पर देखो कुबोइडल आकार में सेल्स मिलती है, घनाकार आकार में सेल्स आपको देखने की मिलती है, और बाहर ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है जो आधारीय झिल्ली है। इसके बाद में सिंपल कोल्यूमिनर, ये देखो लंबी लंबी सेल्स हो गई सिंपल कोल्यूमिनर, जो स्तंभाकार या लंबी जो कोशिकाएं होती हैं, खंबे के जैसे आकृति की लंबी लंबी कोशिकाएं, इसके मध्य में आपको जो केंद्रक है वो नजर आ रहा है। फिर है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये देखने पर हमें इस प्रकार महसूस होती है कि बहुत सारी कोशिकाओं की लेयर होती है, लेकिन कोशिका सिर्फ एक ही होती है, सिर्फ देखने पर हमें इस प्रकार से लगता है, इस कारण इसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू भी कहते हैं। अब देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामास एपिथेलियम टिश्यू की बात करें तो इसमें देखो बहुत सारे सेल से एक दूसरे के ऊपर है वो पाई जाती है, और ये एक से अधिक लेयर उपस्थित होती हैं, एक से अधिक स्तर है वो पाए जाते हैं इसमें। कोशिकाओं के एक से अधिक स्तर वो देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 स्तर हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर यानी कि स्तरित घनाकार उपकला उत्तक। तो इसमें घनाकार कोशिकाएं होती हैं और एक से अधिक स्तर वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल, सॉरी कोल्यूमिनर है ये, तो कोल्यूमिनर यानी कि ये स्तंभाकार हो जाएगा, घनाकार तो ये होते हैं, ये स्तंभाकार हो जाएगा। तो स्तंभाकार लंबी लंबी कोशिका इसमें आप देख सकते हैं एक दूसरे पर व्यवस्थित होती हैं, एक से अधिक स्तर पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल की बात करें तो इसमें देखो घनाकार कोशिकाएं हैं, ये घनाकार घन के आकार की, और यहाँ पर एक के ऊपर एक इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, और एक से अधिक है वो कोशिकाओं की लेयर हमें देखने को मिलती है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि एक तो सिंपल स्क्वामास, सिंपल कुबोइडल, सिंपल कोल्यूमिनर, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामास, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर, स्ट्रेटिफाइड कुबोइडल, ये 2 प्रकार के टिश्यू के अलग अलग 3 प्रकार आपको देखने को मिलती हैं। एक आता है क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामास, क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामास एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें देखो क्रेटिन युक्त जो स्तरित उपकला उत्तक है उसकी बात करें तो इसमें देखो एक से अधिक लेयर आपको देखने को मिल रही है, मतलब ये स्ट्रेटिफाइड है, स्तरित स्क्वामास टिश्यू है। लेकिन ये इसके ऊपर आपको जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, जो ऑरेंज कलर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये होता है क्रिएटिन प्रोटीन है, वो जमा हो जाता है इसके ऊपर। और क्रिएटिन प्रोटीन जो होता है ये कठोर होता है और जल के लिए अपारगम्य होता है, जल के लिए अपारगम्य होता है। क्रिएटिन प्रोटीन जो होता है इस टिश्यू के ऊपर जमा हो जाता है, स्क्वामास एपिथेलियम टिश्यू पर, और इस कारण से इसे हम क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामास टिश्यू कह सकते हैं। और ये क्रिएटिन जो होता है ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, हमारे नाखूनों में देख सकते हैं हम, और जो पशु होते हैं उनके सींगों में पाए, सींग जो होते हैं वो इसी के बने होते हैं, हमारे जो बाल हैं ये इसी के बने होते हैं, क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं, क्योंकि क्रिएटिन प्रोटीन का इस पर जमाव हो जाता है।
नेक्स्ट यही टिश्यू के प्रकार हैं वो जो अभी हमने देखे थे, सिंपल स्क्वामास, सिंपल कुबोइडल, सिंपल कोल्यूमिनर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामास और ये क्रेटिनाइज्ड जो अभी हमने बात की थी। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जो अभी हमने पढ़ा था सिलेटेड जो उत्तक होते हैं, जो कि मतलब पक्षमाभ युक्त जो उत्तक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पर इस प्रकार से लंबी सेल्स होती हैं, इसके ऊपर इस प्रकार से ये सीलिया उपस्थित होती हैं। ये थोड़ी सी मोटी बन गई, ये पतली पतली इस प्रकार से धागीनुमा संरचनाएं होती हैं, जो कि हमारे शरीर में जो कुछ जैसे हमारी जो नासिका होती है उसके अंदर भी पाए जाते हैं, जो कि जो अंदर कण वगैरह या जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ वो घुस जाते हैं उनको साफ करने का कार्य वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो सीलिएटेड जो टिश्यू होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। और ये क्रेटिनाइज्ड हमने बात कर ली थी, क्रिएटिन प्रोटीन का इन पर जमाव हो जाता है, क्रिएटिन प्रोटीन का इन पर जमाव हो जाता है, जिसके कारण से ये जल हार्ड हो जाती है और जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। और सामान्यतः ये जो हमारे नाखून है वो इसी के बने होते हैं, बाल हैं वो इसी के बने होते हैं क्रिएटिन प्रोटीन के, और जो पशुओं में सींग जो होते हैं वो भी इसी के बने होते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत। छोटी आंत की जब हम संरचना देखते हैं तो उसमें देखो इस प्रकार की कुछ जो इनकी भित्ति होती है, यहाँ पर जो अंदर की लेयर देखते हैं तो वो इस प्रकार से मिलती है, इस प्रकार से नीचे उभरी हुई संरचना और नीचे ग्रतनुमा संरचना जिसे हम क्रिप्ट कहते हैं। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स पाए जाती हैं, इनमें जो सेल्स होती है। देखो एक चीज ये भी ध्यान में रखना है, एक तो स्तंभाकार कोशिकाएं और एक होती है घनाकार कोशिकाएं। केवल यही कोशिका होती हैं जिनके ऊपर सीलिया पाई जाती हैं, सीलिया प्रेजेंट होती हैं। अगर सल्की उपकला उत्तक हो तो उस पर सीलिया नहीं पाई जाती, आपको ध्यान में रखना है कि स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाएं वे होती हैं जिनके ऊपर सीलिया उपस्थित होती हैं। तो इनमें ये घनाकार कोशिकाएं जो यहाँ पर उपस्थित हैं और ये उभर करके ऊपर की ओर ये क्या बना रही है, विलाई बना रही है, विलाई। और इस विलाई पर जो ये सेल्स आपको नजर आ रही है इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। देखो इस प्रकार ये सेल्स होती है, इसमें ये केंद्रक हो गया और इसमें इस प्रकार से धागेनुमा कुछ संरचनाएं आपको नजर आ रही है। ये देखो ये होती है माइक्रोविलाई। और ये काम क्या करते हैं कि जब हमारे शरीर छोटी आंत में भोजन जाता है, पचित भोजन जाता है, तो उसके अवशोषणीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और इस कारण से ये अवशोषण में सहायता करती हैं। तो ये जो स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाएं हैं केवल उन पर ही ये सीलिया उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा, यानी कि वो जंतु के शरीर को कवरिंग करता है और साथ में प्रोटेक्शन का कार्य करता है। ऑप्शन फर्स्ट है एपिथेलियल उत्तक, सेकंड है संयोजी उत्तक, थर्ड है पेशीय उत्तक और फोर्थ है तंत्रिका उत्तक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एपिथेलियल उत्तक, या फिर इसे हम उपकला उत्तक भी कहते हैं। संयोजी उत्तक जो कि हमारे शरीर में ब्लड वगैरह संबंधित हो सकता है, ब्लड भी एक प्रकार का क्या संयोजी उत्तक है जो कि पूरे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। पेशीय उत्तक जो हमारे चलने में सहायता करता है, तंत्रिका उत्तक जो संवेदी सूचनाओं को हमारे शरीर में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर वो एपिथेलियल उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एपिथेलियल उत्तक यानी कि उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है इसका। रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन, श्रवण यानी कि सिक्रेशन, अवशोषण यानी कि ऑब्जर्वेशन। तो ये तीनों ही क्या है, एपिथेलियल उत्तक के कार्य हैं तीनों ही। रक्षा करना भी इसका मुख्य कार्य है, श्रवण यानी कि सिक्रेशन का कार्य भी करता है, अवशोषण का कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने उपकला उत्तक की जो मुख्य कार्य उनकी हमने बात की थी। ये कवरिंग करता है, रक्षा करता है, श्रवण का कार्य करता है, अवशोषण का करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है। ये सभी मेन फंक्शन है उपकला उत्तक के
एपिथेलियल टिश्यू के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एपिथेलियल ऊतक का उद्गम हुआ है यानी कि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन फर्स्ट है बाह्य जनन स्तर यानी कि एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मध्य जनन स्तर यानी कि मेसोडर्म, अंतः जनन स्तर यानी कि एंडोडर्म। तो देखो जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल ऊतक या उपकला ऊतक, इसकी उत्पत्ति बाह्य जनन स्तर से भी हुई है, मध्य जनन स्तर से भी हुई है, अंतः जनन स्तर से भी हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तीनों यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किसकी कोशिकाओं के मध्य अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं? यानी कि ऐसी कौन सी कोशिकाओं का समूह है जो उनके मध्य अंतरा कोशिकीय स्थान हमें देखने को नहीं मिलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है संयोजी ऊतक, सेकंड है एपिथेलियल ऊतक, थर्ड है पेशीय ऊतक और फोर्थ है तंत्रिका ऊतक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। एपिथेलियल ऊतक होता है, ये आपस में कोशिकाएं इसमें सटी हुई पाई जाती हैं, इनके मध्य है वो हमें क्या नहीं देखने को मिलता, किसी भी प्रकार का अंतरा कोशिकीय स्थान वो देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एपिथेलियल ऊतक के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो इनमें से असत्य कथन हमें छांटना है। एपिथेलियल ऊतक के संदर्भ में यह त्वचा का निर्माण करता है, इसके पास आधार झिल्ली होती है, कोशिकाएं आपस में सटी रहती है, रक्त इसका एक उदाहरण है। देखो ये त्वचा का निर्माण करता है, तो हमारे चारों ओर से जो कवरिंग है वो त्वचा की, और त्वचा का निर्माण एपिथेलियल टिश्यू से होता है, तो ये तो राइट है। इसके पास आधार झिल्ली पाई, ये यूनिक फीचर होता है इसका, बेस मेम्ब्रेन या आधार झिल्ली वो केवल एपिथेलियल ऊतक के पास पाई जाती है। कोशिकाएं आपस में सटी हुई रहती है, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, तो ये भी राइट है। रक्त इसका एक उदाहरण, रक्त है वो एपिथेलियल टिश्यू का उदाहरण नहीं है, ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों एपिथेलियल ऊतक से संबंधित सत्य हैं, जबकि रक्त इसका एक उदाहरण है, ये नहीं है, ये असत्य कथन है। नेक्स्ट है विसरण किसके लिए अधिक उत्तरदायी है? यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि विसरण किसके लिए अधिक उत्तरदायी है? ऑप्शन है फर्स्ट है सल्की एपिथेलियल, सेकंड है स्तंभाकार एपिथेलियल, थर्ड है घनाकार एपिथेलियल और फोर्थ है तंत्रिका ऊतक। देखो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये विसरण से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। देखो यहाँ पर हम बात करें, एक तो इस प्रकार से जो हमारी फर्श पर टाइलें बिछी रहती हैं उसी प्रकार से बिछा हुआ हो, और एक कोशिकाएं इस प्रकार से घनाकार कोशिकाओं का समूह हो, और एक इस प्रकार से लंबी कोशिकाओं का समूह हो। इनमें से आप कुछ खुद ही देख सकते हैं कि जब हम पानी वगैरह या कुछ मटेरियल डालेंगे तो कौन सी कोशिकाओं के समूह से सबसे पहले है वो पानी दूसरी साइड में जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ मोटी है, ये इससे भी मोटी है, सबसे पतली यही कोशिकाएं हैं, फर्श की टाइलों की समान बिछी हुई रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि सल्की एपिथेलियल होता है, ये विसरण के लिए उत्तरदायी होता है। ये जरूरी नहीं है कि इनमें विसरण होता नहीं, इनमें भी होता है, लेकिन सबसे अधिक विसरण है वो सल्की एपिथेलियल ऊतक के द्वारा ही होता है। ये संरचनाएं हमने पहले भी देख ली, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोल्यूमिनर। इनकी संरचना आप अच्छे से देख सकते हैं। इनमें देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो सभी में आपको देखने को मिलेगी। स्ट्रेटिफाइड हो गया, और ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, और ये हो जाएगा सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियल ऊतक की बात करी हमने, और इसमें स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की बात कर ली, जो कि दो प्रकार का होता है, सामान्य यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, या इसे हम सामान्य सल्की उपकला ऊतक कह सकते हैं, इसे स्तरित सल्की उपकला ऊतक कह सकते हैं। अब देखो इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है
कई बार पूछ लिया जाता है कि फेफड़ों की कूपिका का जो स्तर होता है वो कौन से उत्तक का बना होता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि सल्की सामान्य जो उत्तक होता है उसका बना होता है, सामान्य सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। तो इसके एग्जाम्पल ये ध्यान में रखने हैं, एल्यूलाई ऑफ लंग्स यानी कि फेफड़ों की वायु कूपिका जो होती है, फेफड़ों की कूपिका जो होती है। देखो जब संरचना बनाते हैं तो इस प्रकार से होता है। इसमें देखो अंदर जाने के बाद लास्ट में कुछ इस प्रकार से जो सेक लायक स्ट्रक्चर हमें मिलती है उसे हम वायु कूपिका कहते हैं। ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनी की जो स्तर होती है, रक्त वाहिनी जो होती है, तो इसका जो स्तर होता है ये इन्हीं कोशिकाओं का समूह से बना होता है। इसको हम सामान्य सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। ये दोनों उदाहरण ध्यान में रखने हैं। फेफड़ों की कूपिका और रक्त वाहिनी जो होती है ये किससे बनी होती है, इनका जो स्तर होता है वो सामान्य सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। नेक्स्ट आता फिर स्तरित सल्की उपकला उत्तक या स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो त्वचा, जो हमारे चारों ओर त्वचा होती है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, त्वचा है वो स्तरित, क्योंकि इसमें 4 से 5 लेयर आपको देखने को मिलती है, तो बहुत सारी लेयर होगी मतलब स्तरित हो गया। और त्वचा जो होती है एक प्रकार का स्ट्रेटिफाइड या स्तरित सल्की उपकला उत्तक है। मुख गुहा है, हमारी जो बक्कल कैविटी है ये भी बहुत सारी कोशिकाओं के स्तर से बना होता है। फीमेल्स में जो वेजाइना है, फीमेल्स में जो वेजाइना है ये इसकी जो स्तर यानी कि योनि का जो स्तर होता है वो एपिथेलियल टिश्यूज का बना होता है। ये एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है, स्तरित स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है। ग्रास नली जो इसोफेगस होता है ये भी स्ट्रेटिफाइड या स्तरित सल्की उपकला का बना होता है। गर्सनी के अंदर हम बात करें फेरिंग्स, इसका स्तर भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना है। अच्छे से याद कर लेना इसे कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है ये फेफड़ों की कूपिका और रक्तवाहिनी के स्तर बनाती हैं, जबकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू ये त्वचा, मुख गुहा, फीमेल की वेजाइना यानी कि योनि, ग्रासनली, गर्सनी इन सभी में पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं, ये हो गई हमारी वायु कूपिका और इसका जो स्तर होता है ये जो अंदर का स्तर होता है ये किसका बना होता है, सल्की उपकला उत्तक का बना होता है। सल्की उपकला उत्तक का ये बना होता है। और सल्की उपकला उत्तक कौन सी होती है, इसमें भी सामान्य सल्की उपकला उत्तक होती है। और इसके नीचे ये ब्लड वेसल्स है, तो इसका स्तर भी हम बात करें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसका स्तर भी कौन से उत्तक से बना होता है, यही उत्तक होता है। इसमें भी सामान्य सल्की उपकला उत्तक, ये इस प्रकार से दिखाया नहीं गया यहाँ पर, लेकिन होता है ये इस प्रकार से। इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। और यहाँ पर देखो मैंने अभी आपको बताया था विसरण, जो विसरण की क्रिया है वो केवल सल्की उपकला उत्तक से हो सकती है सामान्यतः बात करें तो। यहाँ पर देखो जब हम ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता वो अधिक है, ऑक्सीजन की सांद्रता वो अधिक है। और यहाँ पर देखो 1 2 ही हमें ऑक्सीजन के अणु दिख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है। जबकि यहाँ पर CO2 की सांद्रता की बात करें तो 1 2 3 4 ही हमें नजर आ रही हैं, जबकि यहाँ पर CO2 है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर CO2 की सांद्रता अधिक है और यहाँ पर CO2 की सांद्रता कम है। और ये हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा, विसरित होगा। तो यहाँ से CO2 जो है ये तो ब्लड वेसल्स में आ जाएगी, जबकि O2 है, ऑक्सीजन जो है ये हमारी ब्लड वेसल्स में आ जाएगी, जबकि CO2 है ये ब्लड वेसल से हमारे वायु कूपिका में, फेफड़े की वायु कूपिका में चली जाएगी। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है कि जो विसरण जो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और ये हमारी जो वायु कूपिका है इसमें ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है, इस कारण से ऑक्सीजन है ये तो ब्लड वेसल्स में चली जाएगी। CO2 की सांद्रता ब्लड वेसल्स में अधिक है, तो ब्लड वेसल से जो CO2 है ये हमारे वायु कूपिका के अंदर चली जाएगी। ये दोनों ही आपको ध्यान में अच्छे से रखने हैं। यहाँ पर देखो ये जो सेल्स हैं ये होती है स्तंभाकार कोशिकाएं, स्तंभाकार कोशिकाएं की संरचना है ये। और इसमें यहाँ पर इसके नीचे की ओर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधार झिल्ली कहते हैं,
आधार झिल्ली जिसे हम कहते हैं। इसमें बहुत सारे स्तर देखने को मिलते हैं। बेसल लेमिला है, ये फाइब्रस हो गया, फिर नीचे की ओर एक कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पर देखो ब्लड वेसल्स हैं वो आपको इसके टच में नहीं देखने को मिलेगी। ये तंत्रिका तंत्र आपको नजर आ रहा है, इसमें तंत्रिकाएं हैं, ये आपके इस टिश्यू के अंदर जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स इसके टच में नहीं मिलेगी। तो ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, जो कि सभी जितनी भी उपकला ऊतक हैं उन सभी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। त्वचा किस प्रकार का ऊतक है? जो स्किन है वो किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन है सल्की एपिथेलियल ऊतक, सेकंड है स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक, थर्ड है घनाकार एपिथेलियल ऊतक और फोर्थ है स्तरित सल्की उपकला एपिथेलियल ऊतक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। जो अभी हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे, स्तरित सल्की उपकला ऊतक या स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सामान्यतः जो त्वचा होती है वो इसी टिश्यू की बनी होती है। एक बार त्वचा की हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, त्वचा की जो संरचना होती है इस प्रकार की होती है। सबसे ऊपर की ओर लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, इसके बाद में डर्मिस हो गई, और फिर सब क्यूटिनस जो टिश्यू होते हैं वो इसके नीचे पाए जाते हैं, जिसे हम एडिपोज टिश्यू भी कह सकते हैं। जब इसकी स्ट्रक्चर आंतरिक काटते हैं तो इस प्रकार से हमें संरचना नजर आ रही है। एपिडर्मिस हो गया जो कि निर्जीव होती है, सामान्यतः निर्जीव पार्ट होता है। इसके नीचे की ओर ये वाला पार्ट है, ये होता है डर्मिस, जिसमें आप देख सकते हैं ये हेयर हैं, और हेयर की जो जड़ें होती हैं डर्मिस वाले पार्ट में धसी हुई पाई जाती है। इसका नीचे वाला पार्ट होता है हेयर का, ऊपर वाला पार्ट तो डेड होता है, लेकिन नीचे वाला पार्ट होता है ये जीवित होता है। इसी से ये आगे ऊपर की ओर मतलब इसकी जो वृद्धि है वो होती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्वीट ग्लैंड है जो पसीने का सिक्रेशन करती है। जो तेलीय पदार्थ, स्वेद ग्रंथि बोलते हैं हम इसे, पसीने का सिक्रेशन जो करती है वो ग्लैंड है, और ये बाहर की ओर आकर के कहाँ खुलती है? त्वचा के लास्ट में जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है वहां पर खुलती है। इसमें ब्लड वेसल्स भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपके एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, सिर्फ डर्मिस वाले पार्ट में देखने को मिलती है। ये नर्वस है, सेंसरी नर्वस, ये आपके यहाँ पर देखने को मिलती है एपिडर्मिस में भी और डर्मिस में भी। और इसके नीचे ये पाया जाता है फेट यानी कि एडिपोज टिश्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये होती है आपकी त्वचा की संरचना, जिसमें सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस जो कि निर्जीव होती है, इसमें केवल जो सेंसरी नर्व है वही पाए जाती हैं, ब्लड वेसल्स नहीं मिलती। जबकि डर्मिस वाले पार्ट में आपको जो हेयर्स होते हैं इनकी जड़ें भी यहीं पर देखने को मिलती है। स्वीट ग्लैंड है उसको वो भी यहीं पर पाई जाती है। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट टिश्यू पाया जाता है, और ब्लड वेसल, सेंसरी नर्व, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। और इसके नीचे की ओर है वो फैट पाई जाती है, एडिपोज टिश्यू वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सल्की एपिथेलियल ऊतक पाया जाता है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से किसमें सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है केशिकाओं में, सेकंड है आहार नाल में, थर्ड है वायु, ये कुपिका है, वायु कुपिका में, वायु कुपिका बोल दो या फेफड़े में जो कुपिका पाई जाती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सल्की उपकला ऊतक है, इसमें यह नहीं लिखा कि सामान्य या स्तृत, केवल सल्की उपकला ऊतक लिखा है। तो यह आहार नाल में भी पाया जाता है, केशिकाओं में भी मिलता है और वायु कुपिका में भी मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। केशिकाओं, आहार नाल और वायु कुपिका तीनों में ही सल्की उपकला ऊतक है वो पाया जाता है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा कि सल्की एपिथेलियम केशिकाओं में, आहार नाल में, वायु कुपिका में, सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से असत्य कथन है। ऑप्शन फर्स्ट है घनाकार एपिथेलियम, घनाकार कोशिका, सल्की एपिथेलियम, चपटी कोशिका, स्तंभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार कोशिका, स्तृत सल्की एपिथेलियम, पक्षमाभ कोशिका। इनमें हमें असत्य कथन देखना। तो घनाकार कोशिका, ये घनाकार एपिथेलियम ऊतक है, ये घनाकार कोशिकाओं से बना होता है। सल्की एपिथेलियम है, इसमें चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम में स्तंभाकार लंबी लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्तृत सल्की एपिथेलियम जो कि एक सल्की एपिथेलियम ऊतक का ही प्रकार होता है, इसकी कोशिका कैसी होती है? चपटी होती है। जबकि पक्षमाभ कोशिका ये अलग होती है, ये जो सिलेटेड टिश्यू होता है उसमें पाई जाती है, जिसमें ये जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो स्तंभाकार कोशिका और एक घनाकार कोशिका जो एपिथेलियम टिश्यू होती हैं, इसके ऊपर इस प्रकार से जब सीलिया निकल जाती है तो इसे हम कहते हैं पक्षमाभीय ऊतक या सिलेटेड टिश्यू कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा डी।
स्क्वामास एपिथेलियम हमने देख लिया है कंप्लीटली, इसकी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब नेक्स्ट हम कुबोइडल या घनाकार टिश्यू की बात करते हैं, घनाकार उपकला उत्तक। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, इसका मुख्य कार्य तो सिक्रेशन यानी कि स्रावण का, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवशोषण, और मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि मजबूती प्रदान करना या सपोर्ट प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना या सपोर्ट प्रदान करना। तो इसके मेन फंक्शन होते हैं घनाकार उपकला उत्तक के। कहां पर पाए जाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल जो यहां पर दे रखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि के अंदर जो स्तर निर्मित होते हैं वो किसके बने होते हैं, कुबोइडल या घनाकार उत्तक के बने होते हैं। किडनी ट्यूबल्स जिसमें पीसीटी यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका, सीटी कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्राहक नलिका, इसके अलावा हेनले का लूप, इन सभी में जो स्तर जो कोशिकाओं का बना होता है वो कौन से उत्तक का बना होता है, तो इन नलिकाओं में जो स्तर बना होता है वो घनाकार या कुबोइडल टिश्यू का बना होता है। तो वरक नलिकाएं जो होती हैं वो सभी किसके बनी होती हैं, कुबोइडल जो टिश्यू होता है, घनाकार उपकला उत्तक होता है उसके बने होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है वो अच्छे से याद रखने हैं। स्क्वामास एपिथेलियम हमने देख लिया, कुबोइडल अभी हमने पीछे बात की। अब आता है कोलुमिनर या स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू। इसकी संरचना आप यहाँ पर देख सकते हैं, लॉन्ग जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संरचना लंबी होती है, और इसके नीचे जो ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो केवल उपकला उत्तक में पाई जाती है। इसका मेन फंक्शन की बात करें सेम वही है, सिक्रेशन का कार्य भी करती है, ऑब्जर्वेशन का कार्य करती है यानी कि अवशोषण का, मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि मजबूती प्रदान करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। कहां पर पाई जाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना, यानी कि जितने भी हमने टिश्यू पढ़े हैं, एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार पढ़े हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हैं वो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। इनर सरफेस यानी भीतरी सतह पर पाई जाती है इंटेस्टाइन, जो आंत है हमारी, आंत की जो भीतरी सतह होती है वो स्तंभाकार उपकला उत्तक की बनी होती है। स्टोमक जो आमाशय होता है, आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है वो कोलुमिनर या स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। गाल ब्लेडर जो पित्ताशय होता है, इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो भी किसकी बनी होती है, स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो ये एग्जाम्पल थोड़े अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, घनाकार और स्तंभाकार उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। घनाकार और स्तंभाकार उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है अवशोषण या ऑब्जर्वेशन, सेकंड है श्रावण या सिक्रेशन, थर्ड है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये तीनों ही कार्य किनके हैं, घनाकार और स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक की हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हैं वो घनाकार और स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू के कार्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वरक नलिका और लार ग्रंथि का स्तर बना होता है। वरक नलिका जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, वरक नलिका और लार ग्रंथि का स्तर बना होता तथा उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो ये अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे। ऑप्शन फर्स्ट है सल्की एपिथेलियम, सेकंड है घनाकार एपिथेलियम, थर्ड है स्तरित सल्की एपिथेलियम, और फोर्थ है सामान्य सल्की एपिथेलियम। तो ये अभी हमने बात की थी, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये देखो यहां पर हमने बात की थी कुबोइडल जो टिश्यू होते हैं इसके उदाहरण होते हैं वरक नलिका की। देखो कुबोइडल टिश्यू कौन सा, घनाकार एपिथेलियम। तो घनाकार एपिथेलियम जो होती है वरक नलिका की जो स्तर होते हैं वो घनाकार एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, और लार ग्रंथि है इसकी भी जो स्तर होता है ये घनाकार एपिथेलियम का बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा उत्तक ग्रंथि का निर्माण करता है। इनमें से कौन सा उत्तक है जो ग्रंथि का निर्माण करता है। ऑप्शन फर्स्ट है सल्की एपिथेलियम, सेकंड है घनाकार एपिथेलियम, थर्ड है पेशी उत्तक, और फोर्थ है स्तंभाकार एपिथेलियम। देखो यहाँ पर जो पेशी उत्तक है ये तो होगा ही नहीं, स्तंभाकार उत्तक भी नहीं होगा, सल्की एपिथेलियम उत्तक भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, घनाकार एपिथेलियम उत्तक होता है, ये ग्रंथि का निर्माण करता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से एक कोशिकीय ग्रंथि है, निम्न में से एक कोशिकीय ग्रंथि है, इनमें से कौन सी ग्रंथि जो एक कोशिका से बनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है गोबलेट ग्रंथि, सेकंड है लार ग्रंथि, थर्ड है अग्नाशय ग्रंथि और फोर्थ है थायराइड ग्रंथि। देखो लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ये तो बहुकोशिकीय हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, इस कारण से ये तो आंसर नहीं होंगे। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, गोबलेट ग्रंथि है। इसे गोबलेट कोशिका भी कहते हैं, गोबलेट ग्लैंड भी कहते हैं, और ये केवल एक कोशिका से बनी होती है और ये श्लेष्मा का सिक्रेशन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पास पक्षमाभ होते हैं? निम्न में से किस स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पास पक्षमाभ होते हैं, यानी कि जिसमें सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है श्वास नली, सेकंड है डिंब वाहिनी नलिका, और थर्ड है ए व बी दोनों, और फोर्थ है अमाशय। देखो तो अमाशय में तो इस प्रकार की कोई संरचना नहीं पाई जाती है, श्वास नली में पाई जाती है, जो क्या करती है, इनको जो अन्य बैक्टीरिया वगैरह कण वगैरह आ जाती है उनकी सफाई करने का कार्य किया जाता है। डिंब वाहिनी नलिका में पाई जाती है। डिंब वाहिनी नलिका हम किसे कहते हैं? जो मादा के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें शुक्राणु को और अंडाणु को आगे मूवमेंट कराने के लिए सीलिया या पक्षमाभ जिम्मेदार होते हैं, तो उसमें भी ये पाई जाती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, श्वास नली और डिंब वाहिनी नलिका, इन दोनों में ही पक्षमाभ युक्त स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित कर साफ करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि श्वास नली में जो श्लेष्मा होता है उसको आगे स्थानांतरित करके साफ करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पक्षमाभ, सेकंड है सूक्ष्मांकुर, थर्ड है कसाभिका, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखो पक्षमाभ जो होते हैं ये छोटी आंत में पाए जाते हैं, जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो पक्षमाभ या इसे हम सीलिया कहते हैं, तो इनके द्वारा है वो श्वास नली में श्लेष्मा उसको आगे स्थानांतरित करके साफ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। रक्त नलिकाओं का स्तर किस ऊतक से बना होता है? रक्त नलिकाओं का स्तर है, यानी कि जो केशिकाएं होती हैं इनका स्तर है वो किस ऊतक से निर्मित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है संयोजी ऊतक, यानी कि संयोजी ऊतक तो ब्लड ही होता है खुद, चिकनी पेशीय ऊतक, थर्ड है सल्की उपकला ऊतक, और फोर्थ हो जाएगा स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। देखो यहाँ पर संयोजी ऊतक है, ये तो ब्लड होता है, ये तो होगा ही नहीं। चिकनी पेशी ऊतक, ये तो पेशी ऊतक अलग ही होता है। यहाँ पर स्तर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सल्की उपकला ऊतक है, इसके द्वारा निर्मित होता है। जो केशिकाएं होती हैं, केशिकाएं या जो रक्त नलिकाएं हैं, इनका जो स्तर होता है वो किसका बना होता है? सल्की उपकला ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है रक्षा, रक्षा तो होता है, श्रावण भी होता है, श्वसन नहीं होता है। नेक्स्ट है रक्षा, श्रावण, अवशोषण, ये तीनों ही उपकला ऊतक के कार्य होती हैं। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, रक्षा, श्रावण, पाचन नहीं होता है, रक्षा होती है, पाचन नहीं होता, अवशोषण होता है। तो यहाँ पर देखो तीनों ऑप्शन राइट ऑप्शन बी में हो रही हैं, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, रक्षा, श्रावण और अवशोषण तीनों ही कार्य उपकला ऊतक के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से आप अच्छे से समझ लीजिए, जो हमारा फेफड़ा होता है इस फेफड़े में पाई जाती हैं वायु कूपिका, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ये वायु कूपिका है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, यानी कि सामान्य सल्की उपकला ऊतक का बना होता है। इसका जो स्तर होता है एयर सैक्स या वायु कूपिका। इसके बाद में देखो ये वाली जो हमारी संरचना, यहाँ पर जो छोटी आंत होती है, सॉरी किडनी की बात कर रहे हैं हम, सिंपल कुबोइडल एपिथेलियल, सामान्य घनाकार जो उपकला ऊतक है इसकी बनी हुई लेयर होती है किडनी के अंदर, वरक के अंदर, जो वरक नलिकाएं होती हैं उनमें,
और यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो कहाँ पर पाई जाती है, एग्जाम्पल याद रखना, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम किडनी में देखने को मिलता है। इसके बाद में ये आ गई छोटी आंत, सिंपल कोल्यूमिनर इंटेस्टाइन में पाई जाती है। सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू जो होती हैं, यानी कि लंबी कोशिकाएं होती हैं, और कोल्यूमिनर स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं, या फिर ये कह सकते हैं सामान्य स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू है, ये इंटेस्टाइन का स्तर बनाती है। इसके बाद में आता है, देखो यहाँ पर ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, श्वास नली जो होती है, यहाँ पर स्यूडोस्टेटेड सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम पाया जाता है। यहाँ पर जो उत्तक होता है उसमें क्या हो जाता है, स्यूडोस्टेटेड, यानी कि यहाँ पर सेल्स तो यही पाई जाती है, लंबी लंबी कौन सी, स्तंभाकार कोशिकाएं, लेकिन इस पर क्या पाए जाते हैं, जो सीलिया है वो पाए जाते हैं, जो कि इसको साफ करते रहते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम उत्तक है, वो हमारी श्वास नली में पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। इसके बाद में देखो यहाँ पर ये स्टोमक इसोफेगस है, ये यहाँ पर इसोफेगस, ये नहीं है, ये यहाँ पर इसोफेगस की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है, यानी कि स्तरित सल की उपकला उत्तक पाया जाता है इसोफेगस में, गर्सिका में। ये आपको ध्यान में रखना, तो ये इसके एग्जाम्पल है, वो थोड़े से अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। किरेटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य कथन है, किरेटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य कथन कौन सा, वो हमें छांटना है। ऑप्शन फर्स्ट है कठोर, सेकंड है जलरोधक, थर्ड है ये त्वचा के एपिडर्मिस में पाया जाता है, फोर्थ है जल के लिए पारगम्य होता है। कठोर होता है राइट है, जलरोधक होता है यानी जल के लिए अपारगम्य होता है, ये त्वचा के एपिडर्मिस में पाया जाता है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी है ये राइट हो जाएगा, जल के लिए पारगम्य नहीं होता है, अपारगम्य होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और देख लीजिए, केराटिन प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है, तो जो नाखून होते हैं उनमें केराटिन प्रोटीन देखने को मिलता है, बालों में केराटिन प्रोटीन देखने को मिलता है, पशुओं के जो सींग होते हैं उनमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने जो उपकला उत्तक है, एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक के विषय में डिटेल से अध्ययन किया है, साथ में हमने थ्योरी भी देखी है, प्लस टोटल एमसीक्यू भी देखी है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हमने इस वीडियो के अंतर्गत देखे हैं। इस प्रकार से हमारा उपकला उत्तक वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम संयोजी उत्तक के विषय में डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।